हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी प्री एंड मेंस, यूपीपीसीएस प्री एंड मेंस, अदर स्टेट कमीशन और वनडे एग्ज़ाम की श्रृंखलाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनसीईआरटी की पहली श्रृंखला के रूप में पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत एनसीईआरटी का प्रोग्राम चला रहे थे। इसके तहत हम लोग क्लास 9th के जो पाठ्य पुस्तक है या सब्जेक्ट है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, इसमें हम लोग आज तीसरे चैप्टर में बात कर रहे थे। चौथे चैप्टर इस इंडेक्स के तहत, पूरा नई इंडेक्स है जो एनसीईआरटी की, उसमें आपको ये तीसरा चैप्टर दिखेगा। लेकिन इस इंडेक्स के तहत हम लोग चौथे चैप्टर पे हैं चुनावी राजनीति। तो लोकतांत्रिक राजनीति में देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति नाम है इसका और चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। तो आपको हम इससे पहले 2-3 वीडियो में बता चुके हैं इसके कि चुनावी राजनीति क्या होती है। तो चलिए इसके आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं। ये सोशल साइंस के अंतर्गत रखी जाती है एनसीईआरटी की बुक्स, और आप देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आप पार्ट 1 की बात करेंगे और क्लास 9 में है। तो लोकतांत्रिक राजनीति के तहत आप चैप्टर को देख सकते हैं। हम लोग इस चैप्टर पे हैं चुनावी राजनीति। आपको बताया था कल कि जैसे ही अपने यहाँ चुनाव के या पंचायत जिसमें कहते हैं क्या है, चुनावी जो चुनाव होते हैं, जो डिसेंट्रलाइजेशन एरिया अपने यहाँ लोकतंत्र का हर स्तर तक लोगों की भागीदारी के तहत हम लोग संसद या विधानसभा या विधान परिषद कह सकते हैं, या विधानमंडल कह सकते हैं, सॉरी। और आप देखेंगे पंचायत में भी 2 स्तर हैं। तो हर जगह आपको 2 स्तर दिखेंगे, जहाँ तो अपने हिसाब से राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा में आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा आपको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा निम्न सदन के नाम से। जिस संस्था में लोग चुन के डायरेक्ट जनता द्वारा जाते हैं वो हमेशा निम्न सदन है, ध्यान रखिएगा, जहाँ डायरेक्ट वोटिंग होती है। और आगे बात करें चाहे विधानसभा हो तो विधानसभा निम्न सदन बोला जाएगा, विधान परिषद उच्च सदन बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी, ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करें पंचायती राज में भी आप देखेंगे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। देखिए हर स्तर पे आपको दिख रहा है लोगों की भागीदारी। तो भागीदारी का तरीका ये है कि हर स्तर को, ठीक है, लोगों की भागीदारी के तहत लोकतंत्र को क्या है, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के तहत भारत के लोकतंत्र को माना गया है, या इसके तहत चुनाव होते हैं और आप चुनावी राजनीति में भाग ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, हमने आपको जैसा बताया था, आपके निर्दलीय उम्मीदवार के तहत आपके पास कुछ सपोर्टर हों, कुछ पैसे हों, आप जाएंगे एसडीएम के पास या डीएम के पास, तो अपना आप नॉमिनेशन करें, चुनाव लड़ें अगर खाली हों। तो बात करते हैं हम, ये है भारत की उद्देशिका। तो देख सकते हैं भारत की उद्देशिका को प्रेम्बल के नाम से भी, या इंग्लिश में प्रेम्बल के, इसको हम 2-3 क्या लगभग कई वीडियो में बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम इसकी बात करते हैं। ये सिर्फ समझाते के रूप में कि ये संविधान की क्रक्स है, कुंजी है। ठीक है, जब कोई अपने संविधान विशेषज्ञ या सुप्रीम कोर्ट किसी भी डिसीजन में या संविधान की किसी व्याख्या में कोई प्रॉब्लम या समस्या उन्हें लगती है तो वो इसका सहारा ले सकते हैं। इसके तहत बताया गया है कि ये संविधान का भाग है लेकिन महत्वपूर्ण भाग नहीं है, ये बताया गया था आपके डिसीजन में। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ में, इसमें 42वें संशोधन, वो 1976 में संशोधन हुए थे, 5 वर्ड और जोड़े गए थे। आपको पिछले वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ। तो हम बात करते हैं अब चुनावी राजनीति में। तो चुनावी राजनीति की चर्चा करते हुए हम लोग बताए थे कि आपके एरिया में भी आप चुनाव होते होंगे, आप भारत के किसी हिस्से में हैं तो आप देख सकते हैं जहाँ जैसी चुनावी व्यवस्था है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा का तो चुनाव होता ही होगा। अगर आप यूनियन टेरिटरी किसी संघ शासित प्रदेश से हैं, वहाँ हो सकता है विधानसभा का चुनाव ना होता हो, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कई जो संघ शासित प्रदेश हैं वहाँ भी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, लेकिन लोकसभा का तो संसद नियर अबाउट चुना ही जाता होगा। या आप देख सकते हैं पंचायती राज है तो उसमें कुछ जनसंख्या की बात की गई है, या मिनिमम जनसंख्या की बात हर जगह की गई है, ध्यान रखिएगा आप। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक, सॉरी ये यहाँ पे लगा हुआ है ब्रैकेट, तो इसे हटा देते हैं बीच से। तो लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या हैं?
चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं? तो पहले तो आप देख सकते हैं कि किसी भी देश का चुनाव संवैधानिक नियमों या संविधान में लिखित नियमों के आधार पर जब चुनाव किया जाता है तो वो चुनाव लोकतांत्रिक होता है। किसी भी देश का लोकतांत्रिक चुनाव उस देश के नियम, व्यवस्था, सिस्टम के तहत हो, कोई भी आधार उसमें जैसे मनमाना ना हो। लोग चुनावी राजनीति में भारत में भी क्या, भारत में भी चुनाव क्या होते हैं? भारत में चुनाव लोकतांत्रिक नियमों या संविधान में आर्टिकल 1 to 4, ठीक, आप देख सकते हैं इसे, बहुत सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार के तहत आप देख सकते हैं इसे कि इसमें चुनाव होते हैं। तो आप चुनाव के तहत चुनाव कई तरीके से हो सकते हैं। देख सकते हैं कि एक दलीय व्यवस्था हो सकती है, बहुदलीय व्यवस्था हो सकती है, द्विदलीय व्यवस्था हो सकती है, ये तो व्यवस्थाएं हैं। लेकिन चुनाव करने का तरीका आप देखेंगे अगर, तो चुनाव करने के तरीके में आप देख सकते हैं कि किसी भी देश का चुनाव जब होता है तो वहाँ के संवैधानिक नियमों के आधार पर संविधान में लिखित उल्लेख जो आर्टिकल्स हैं उसमें जो नियम व्यवस्था है उसके तहत सरकार क्या करेगी? सरकार अधिनियम बनाएगी। अधिनियमों के तहत अपने यहाँ क्या है? चुनाव अधिनियम है, तो अपने यहाँ देख सकते हैं चुनाव आचार संहिता लागू होती है, बहुत सारे नियम, कायदे, कानून होते हैं। ये काम भारत का चुनाव आयोग करता है और चुनाव आयोग भारत के आप देख सकते हैं कि इसमें किस भारत के संवैधानिक नियमों के तहत है। तो चुनाव कई तरीके से हो सकते हैं और इसके तहत हम बात कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव जिस आधार के नियमों के तहत होते हैं उसमें संविधान के कई आधार हो सकते हैं। उन आधारों के तहत आप अपने देश उस कह सकते हैं कि हाँ, तो चुनाव आयोग के तहत चुनाव होते हैं। मैंने जैसा बताया आपको, चुनाव आयोग अगर भारत की बात करें तो भारत के संविधान में आप देखेंगे 300 आर्टिकल 324, जो 124 बोल गया था ये 324 है। 324 में भारत में संविधान में जो है चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से विश्व के अन्य संविधानों में भी चुनाव लोकतांत्रिक कराने के लिए संविधान में ही व्यवस्था होती है, संवैधानिक व्यवस्था होती है। उसी के आधार पर आप देखेंगे क्या कि चुनाव कराए जाते हैं। तो चुनाव उनके देश के नियमों के आधार पर होंगे। तो भारत की हम बात कर सकते हैं कि भारत में चुनाव, तो आप देख सकते हैं भारत में चुनाव के आधार क्या क्या हैं। पहला है, कह सकते हैं, अभी आधारों की बात नहीं करेंगे, बेसिक बात करते हैं कि आप लोकतांत्रिक नियमों के तहत अपने यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। उस बहुदलीय व्यवस्था में आप देखेंगे कई पार्टियाँ क्या करेंगी? चुनाव लड़ती हैं या अपना चुनावी राजनीति का प्रोपोगंडा जारी करती हैं, मेमोरेंडम या चुनावी घोषणा पत्र। उसके तहत आपको क्या करेंगे वो कि संवैधानिक नियमों के तहत वो अपना एक बार आपके सामने एक क्या रखेंगे? संवैधानिक मुद्दा रखेंगे, हम आपके लिए ये काम करेंगे। अपने प्रतिनिधियों को बोर्ड खड़े करेंगे जिसे आप वोटिंग करेंगे या उसे आप चुनेंगे आपके एरिया में जो भी खड़ा होगा। तो आधार के संदर्भ में देख सकते हैं कि पहले आधार के रूप में बात करें अगर, तो माना जाएगा कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं तो आप पार्टी को वोट दे रहे हैं या उस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं। तो लोकतांत्रिक मानने के चुनाव के आधार की हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति को जब आप वोटिंग कर रहे हैं, आपके एरिया का जो प्रतिनिधि है, जब आप प्रतिनिधि को वोटिंग कर रहे होंगे तभी आप चुनाव लोकतांत्रिक होगा। क्योंकि किसी भी पार्टी ने कौन सा क्या व्यक्ति खड़ा किया है, इस आधार पर आप चुनाव का अगर वोटिंग करेंगे तो हो सकता है आप बीजेपी अच्छा काम कर रही हो लेकिन आपके एरिया में हो सकता है उस पर कई सारे क्या हों, केस हों, या आपके एरिया की वो समस्याएं ना पता हो। वो हो सकता है हॉलीवुड बॉलीवुड से आया हो या टॉलीवुड से आया हो, तो हो सकता है आपके एरिया की उसे समस्या ना हो। तो आप ये देखेंगे कि आपके एरिया में जो व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति क्या क्या आपकी समस्याओं से कितना उसे जानकारी है, उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में क्या पता है, आपकी समस्याओं को क्या पता है, या आपके बीच उसने कितना काम किया है सोशल वर्किंग के रूप में, देख सकते हैं आप उसे। तो इस तरीके से आप इसे आधार देख सकते हैं। तो चुनाव कई तरीके से अगर हम बात करें कि चुनाव कई तरीके से होते हैं, लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, ठीक है।
लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते हैं। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमने आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके हर स्तर पर लोगों की भागीदारी के तहत आप देखेंगे त्रिस्तरीय व्यवस्था है, क्या कि सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, और आप देखेंगे ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, कोई पंचायत की व्यवस्था की गई है। तो वास्तविकता के स्तर पर आप देखेंगे आर्टिकल 40 जो गांधी जी के आधार पर डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि पंचायती राज की व्यवस्था, तो इसी को तहत लाने के लिए आप संविधान में 73, 73 और 74 अमेंडमेंट हुए संविधान में, और इन्हें संवैधानिक करार दिया गया कि ये संविधान का हिस्सा है, चुनाव होंगे। बस एरिया अलग अलग हिस्सों में दिखाया गया कि कहाँ कितनी जनसंख्या है, और ये स्टेट पर मुद्दा छोड़ दिया कि वो चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे पंचायत का। तो इस मुद्दे के तहत तो इसे देख सकते हैं, लेकिन ये संवैधानिक है, याद रखिएगा। तो यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी ना किसी तरह के चुनाव होते हैं। आप देख सकते हैं पड़ोसी देश म्यांमार और चाइना, और आप अगर बात करें इधर कहाँ, पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ संविधान में धर्म को जोड़ रखा गया है, इसीलिए उसे लोकतांत्रिक कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि जब किसी देश के संविधान में धर्म का हिस्सा जोड़ दिया जाता है तो वो वास्तविक लोकतंत्र नहीं रह पाता है, क्योंकि कई धर्मों के लोग एक जगह रहते हैं। तो इसे देख सकते हैं भारत में, देखेंगे आप धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष की बात की गई है प्रेमबल में ही, क्योंकि ऐसी समस्याएं ना हो किसी भी वर्ग जाति धर्म को। तो किसी ना किसी तरह के चुनाव होते हैं, तो चुनाव लोकतांत्रिक हुए, ठीक है। और इसे जांचने के लिए हमारे क्या क्या पैमाने हैं, ठीक है। आपको दो तरीके से हम बात करें अगर कह सकते हैं। पहला, उन देशों में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है और चुनाव भी लोकतांत्रिक होते हैं। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में चिली का एग्जाम्पल दिया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी क्या था, वहाँ आर्मी का रूलिंग शासन में भी भागीदारी थी, उन्होंने लोकतंत्र के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई, और क्या हुआ, पूरे से पूरे देश में उन्होंने अपना शासन किया, अपने हिसाब से वोटिंग करवाई। देख सकते हैं तो स्कूलों के माध्यम से देख सकते थे वहाँ की स्कूलों में क्या था, टीचर्स बच्चों को ज्ञान देते थे कि आप इनको वोटिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ उन पर दबाव था। तो वो वास्तविक लोकतंत्र नहीं रह गया था, लोकतांत्रिक होते हुए भी लोकतंत्र नहीं रह गया था। इस तरीके से हम बात करें कि चाहे हम बात कर सकते हैं आप चाइना की, तो चाइना में देख सकते हैं जहां लोकतांत्रिक कहता कि अपने आप को लोकतंत्र हैं, वहां चुनाव व्यवस्था है, लेकिन एक दलीय व्यवस्था होने के नाते आप देखेंगे वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। इसी तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं, म्यांमार में भी कुछ हिस्सेदारी आज वहाँ लोकतांत्रिक अर्ध लोकतांत्रिक कह सकते हैं कि वहाँ आदि व्यवस्था क्या है, कुछ सीटें लोकतांत्रिक नियमों के आधार पर चुन के जाएंगे संसद में, उनकी जो भी वहाँ की व्यवस्था है, और कुछ आर्मी से चुनकर वहाँ बैठेंगे। ऐसी व्यवस्था के साथ अभी भी म्यांमार में व्यवस्था चल रही है। तो वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि जब तक जनता के द्वारा चुनाव वोटिंग हर व्यक्ति का ना हो तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो आधार के रूप में देख सकते हैं लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें होती हैं। आइए हम बात करते हैं इनकी कि कौन कौन सी न्यूनतम शर्तें हैं। तो पहला बात करें, अगर पहली बात देख सकते हैं, हर किसी को चुनाव कराने की सुविधा हो, ठीक है, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, मतलब कि आपको वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार भी हो, क्योंकि आपकी एक खास उम्र भारत में क्या है, भारत में 18 वर्ष की उम्र है आपकी, तो आप वोट दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए कुछ खास उम्र निर्धारित की गई है। तो आप देख सकते हैं 18 वर्ष की उम्र में, लेकिन ये शादी करने की उम्र आपकी नहीं है, सिर्फ वोट देने की उम्र है, ध्यान रखिएगा। तो पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो, ठीक है, जिसे मताधिकार होगा उसे क्या होगा, चुनाव लड़ने का भी अधिकार होगा। ऐसा भारत के संवैधानिक नियमों के तहत है, ध्यान रखिएगा। और हर किसी का मत समान हो। तो भारत में क्या किया जाता है, भारत में देखिए हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जाति धर्म, जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, देश है आपका क्या, मॉरिशस, मॉरिशस का नाम लें, वहाँ की वोटिंग मूल्य क्या है, एनआरआई की वोटिंग मूल्य अलग है, वहाँ के मूल निवासियों का वोटिंग मूल्य अलग है। तो याद रखिएगा भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक किसी हर व्यक्ति के मत का मूल्य समान नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति
उस देश में वास्तविक लोकतंत्र नहीं हो सकता है। तो मॉरिशस का एग्जाम्पल इसलिए दिखाया कि वहाँ भी क्या है, वहाँ भारतीय मूल के लोग हैं। इसके बाद भी आप देखेंगे कि एनआरआई की जो वोटिंग होती है उसके मत का मूल अलग है, या भारतीय मूल के लोग हैं या वहाँ के अलग मूल के लोग हैं, उनके मत के मूल को अलग दिया गया है। वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके मत का मूल अलग है। तो भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को मताधिकार है, मत करने का अधिकार है, किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उसे मत देने का भी अधिकार है, तो उसके तहत उसके भी मत का मूल्य समान है। एक प्राइम मिनिस्टर भारत के देश का कह सकते हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री के मत का मूल्य वही है जो एक आम गांव का एक आम नागरिक के मत का मूल्य है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि मत के मूल्य को समानता है। दूसरी बात करें हम कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, जैसे क्या है, भारत में द्विदलीय व्यवस्था नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था है। जिन देशों में द्विदलीय व्यवस्था है वहाँ भी क्या है, लोग निर्दलीय खड़े हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है कई सारी, तो लोगों के पास विकल्प उपलब्ध हैं। देखिए चाइना में क्या है, एक दलीय व्यवस्था है, तो वहाँ विकल्प उपलब्ध नहीं है। या आप देख सकते हैं कि वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहने को, लेकिन ऐसा रसिया में भी नहीं, रसिया में पार्टी अलग भी है, लेकिन अधिकतर वहाँ क्या होता है, रूलिंग पार्टी ही अपने हिसाब से वोटिंग करती हैं। तो देख सकते हैं, लेकिन चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने का मतलब है आपके पास जो चुनाव में विकल्प प्रतिनिधि हैं वो एक से अधिक हों, ठीक है, चाहे पार्टी उपलब्ध हो चाहे ना हो। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कई व्यक्ति खड़े हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, पार्टी उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं उनको भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चुनावी मेमोरेंडम के तहत कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो, ठीक है। पार्टियों मतलब पार्टी जो पार्टी हैं, किसी भी पार्टी पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए, ठीक, कोई, क्योंकि पार्टी किससे बनी होगी, व्यक्तियों से मिलकर। आप पार्टी पे अगर पाबंदी लगाते हैं, हाँ, पार्टी संवैधानिक नियमों के आधार पे बनी होनी चाहिए, ठीक, उसमें ऐसी व्यवस्था ना हो जो संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रही हो। तो पार्टी और उम्मीदवार को भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो संविधान के नियमों का उल्लंघन का मतलब खुलेआम। हालांकि भारत में आप देखेंगे बहुत सारे उल्लंघन हैं उम्मीदवार पार्टियों के, लेकिन वो संविधान के नियमों की व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तो देख सकते हैं जिसे उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प मतलब अपने आप को दिखाएं कि आप हमें चुनिए, हम इनसे बेहतर हैं। वो अपने आप को क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन आपके सामने देंगे कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, हम आपके लिए, जैसे हमने बताया था कि चौधरी देवीलाल का, कि उन्होंने जनता के बीच उतरे और उन्होंने क्या किया था कि हम आपके ऋण माफ़ कर देंगे, हम आपके लिए ये काम कर देंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि आज़ादी उनको हो और मतदाताओं के लिए विकल्प। तो मतदाताओं के लिए विकल्प क्या है, एक से अधिक पार्टियों के उम्मीदवार, एक से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार हों, उन्हें जानते हो, उनकी समस्याओं को समझते हों। देख सकते हैं इस संदर्भ में। तीसरी बात करें अगर, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ यही माना जाता है। अगर देख सकते हैं कि अगर किसी पार्टी, किसी उम्मीदवार या पार्टी के प्रतिनिधि या निर्दलीय जिसे आपने जिताया था, उसने आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया, आपकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो समस्याएं हैं, किसे बोला जाता है, क्योंकि ये डीपीएसपी के तहत बोली गई हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याएं, इनके तहत आपके लिए काम नहीं किया है, आपके इमोशंस में ध्यान नहीं रखा है, या आप देखेंगे कि उन्होंने क्या काम किया है आपके लिए, आपकी कितनी समझ है, आपकी समस्याओं का निपटारा किया या नहीं किया, या आपकी समस्याएं बढ़ा दी। और तो ये आप चुनाव के समय ही आप उन्हें क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे उनका, कि हम आपको दोबारा चुने या ना चुने। हो सकता है आप दूसरे उम्मीदवार को चुने। अगर आपको ऐसा लगेगा, दूसरा उम्मीदवार चुनने का मतलब ये है कि आपको लगेगा कि हम आपको नहीं चुनना चाहते, आपने मेरी समस्याओं का निराकरण नहीं किया है, हमारे लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हम तुम्हारे दोबारा वोटिंग करें या दोबारा चुनकर आपको विधानसभा या संसद भवन में भेजें। ये जनता का रिव्यू होता है। इसी के तहत क्या है, पार्टी हो चाहे प्रतिनिधि हो, दोनों को ये डर रहता है कि नियमित अंतराल पर जब चुनाव होते रहेंगे, तो नियमित अंतराल पर चुनाव होने का मतलब है अगर हम 4 साल तक शासन किए, 5वें साल चुनाव है, हर 5वें वर्ष चुनाव होते हैं भारत में,
तो देख सकते हैं, तो उस चुनावी व्यवस्था के तहत हमको जनता क्या करेगी, वोटिंग के तहत निकाल के बाहर कर देगी और दूसरे प्रतिनिधि को चुनकर, ठीक है, जिस व्यवस्था के तहत चुनाव हो रहा है वहाँ चुनकर भेज देगी। तो ये डर उनके अंदर बना रहता है, इसलिए तो आप देखेंगे इसी डर के तहत वो बंधे रहते हैं आपके बीच में और काम करते रहते हैं। जो नहीं काम करते उन्हें आप हर बार क्या करेंगे, रिव्यू देते हैं अपना कि हम आपको अब पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा स्तंभ है, आप देख सकते हैं, चुनाव का या लोकतंत्र का, ठीक है। इस व्यवस्था के तहत अगर, क्योंकि जिन देशों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पे नहीं होता है तो वास्तविक लोकतंत्र नहीं माना जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमने आपको पिछली क्लास में बताए हैं। चौथे स्तंभ की बात करें अगर, तो लोग जिसे चाहें वास्तव में उसी को चुनाव होना चाहिए। तो देखिए अपने यहाँ क्या है, फर्स्ट पास, देखो पहले जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही जीतेगा। पहली तो व्यवस्था ये है। दूसरा ये है कि लोगों की अधिकतम पसंद क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिसे वोट दिए मतलब लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो इस तहत आप देखेंगे लोग जिसे चाहें वास्तव में उसी का चुनाव होना चाहिए, ठीक है। हमने आपको चिली का एग्जाम्पल दिया था कि चिली के स्कूलों में क्या हुआ था, ये प्रचार किया जाता था कि आप अपने बच्चों को एक देंगे कि इस पार्टी को वोटिंग करेंगे, बच्चे अपनी कहाँ जाएंगे, पेरेंट्स को ज्ञान देंगे, और इस तरीके से उन्होंने एक हायरार्की सिस्टम बनाया था और बच्चे अपने स्कूल, अपने आसपास के गांव में भी ये बोलेंगे कि हम इस पार्टी को वोटिंग करना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्थाओं के तहत वास्तविक लोकतंत्र नहीं रह जाता है। इसीलिए आप देखेंगे इस व्यवस्था को आपने पिछली ही क्लास में पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो इसी चैप्टर के पहले चैप्टर में आपको मिलेगा ये चीज़, देख लीजिएगा। तो चौथा स्तंभ देख सकते हैं, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। लोगों को मत देने का अधिकार स्वतंत्र होना चाहिए, मत का मूल्य समान होना चाहिए, बताया था। नियमित अंतराल पर प्रतिनिधि का रिव्यू करने का अधिकार होना चाहिए। इसी के तहत आप देखेंगे कि क्या चुनाव, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे, लेकिन ये व्यवस्था अलग अलग देशों में अलग अलग है। भारत में जिसे लोग चाहें मतलब अधिकतम लोगों की अधिकतम पसंद, अधिकतम लोगों की पसंद, अधिकतम नहीं पसंद तो एक से ज़्यादा चुन के चले जाएंगे। तो अधिकतम लोगों की पसंद ही, ठीक है, वास्तविक स्वतंत्रता है में। तो अधिकतम लोगों की पसंद मतलब चुनाव होना चाहिए इस आधार पे। अब हम बात करें इस आधार पे, देख सकते हैं 5वां कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए। इसीलिए संवैधानिक नियमों के आधार पर जब तक चुनाव स्वतंत्र नहीं होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, लोगों को वोट देने का अधिकार निष्पक्ष रूप से नहीं मिलेगा, तब तक कैसे वहाँ वास्तविक लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। आपको बताया हमने, तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, भारत के संवैधानिक नियमों के तहत आर्टिकल 324 चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग इसके तहत क्या करेगा, एक हर पार्टियों, भारत या भारत के अन्य राज्यों के अन्य हिस्सों के चुनाव की व्यवस्था करता है, लेकिन पंचायती राज के लिए स्टेट का व्यवस्था है, देख सकते हैं इसे। तो चुनाव आयोग क्या करेगा, चुनाव नियमित अंतराल पर और स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, इसके लिए काम करता है, ठीक है। आपको चुनाव आयोग की असली पावर आपको चुनाव के समय ही दिखेगी। आपके सामने एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं। तो देखना चाहिए, कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति वोट देने से रोकता है, धमकाता है चुनाव के समय, या तो आप जा सकते हैं कहाँ, चुनाव पदाधिकारी के पास जा सकते हैं सीधे। आप देख सकते हैं अगर पुलिस प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा हो, चुनाव के समय आप अगर कोई व्यक्ति आपको डरा धमका रहा हो, तो चुनाव आयोग का जिस एरिया में आपका जो पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, अपॉइंटमेंट है उस समय, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव के समय राज्य के अन्य हिस्सों के भी अधिकारी, ठीक है, दूसरे हिस्सों में जाके चुनाव कंडक्ट कराते हैं, उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार राइट वोटिंग है, आपको पता है, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सकें। आप उस पदाधिकारी को अपना नोटिफाइड कर सकते हैं और इसके तहत चाहे फिर वो एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे आईपीएस हो, किसी के पास उस समय इतनी पावर नहीं कि आपको चुनाव में वोट देने से रोक सके, अगर आपने कोई ऐसा कानूनी उल्लंघन नहीं किया है। ठीक, आप संवैधानिक नियमों के तहत सही हैं, तो आपको कोई भी व्यक्ति वोट देने से नहीं रोक सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। तो याद रखें। तो यह शर्तें बहुत ही आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां
चुनाव इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत में भी कभी कभी ऐसी व्यवस्था दिखाई पड़ती है, कहीं की सुनने में आता है कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में चुनाव जो होते हैं, चुनाव आयोग आप देख सकते हैं बहुत ही सही तरीके से चुनाव कराते हैं। अभी भारत में हाल में मुद्दा है कि ईवीएम वोटिंग में के तहत जो है प्रेजेंट टाइम जो सरकार है वो गड़बड़ी कर रही है, लेकिन वास्तविकता चुनाव आयोग को पता है, चुनाव आयोग संवैधानिक नियमों के तहत बना हुआ है, वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक कह चुका है, तो देख सकते हैं इस संदर्भ में। और आगे हम बात करें, हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे, जैसा हमने बताया है कि अगर जो शर्तें हमने आपको पांचों बताई हैं, ये शर्तें अगर आप भारत के चुनाव व्यवस्था में लागू करेंगे तो आपको वास्तविक लोकतंत्र दिखाई देने लगेगा कि लोकतंत्र कहा जा सकता है या नहीं। तो देख सकते हैं आप इन्हें, जैसे ही आप भारत की व्यवस्था में ये पांचों शर्तें लागू करेंगे तो आपको ये शर्तें दिखाई पड़ेंगी, छुट-पुट चीज़ों को छोड़कर। क्योंकि आप देख सकते हैं, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।